हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या किसी व्यक्ति से आपको पैसे आने थे? उस व्यक्ति ने उस पैसे के बदले में, उस पैसे के एवज में, उस व्यक्ति ने आपको आपके नाम का एक चेक बनाकर दे दिया। अब आपने किया क्या? आपने उस चेक को लेके जाकर अपने बैंक में डिपॉजिट किया, अपने बैंक में जमा किया। अब होना क्या था? उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आपको चेक जारी किया था, जिस व्यक्ति ने आपको चेक इशू किया था, उसके बैंक अकाउंट से पैसे कटकर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने थे। अब हुआ क्या? 2 दिन के बाद आपको बैंक से मैसेज आता है कि भैया आपने जो चेक हमारे बैंक में जमा किया था, वो चेक आपका क्या हो गया? बोलो, डिसऑनर्ड हो गया। वो चेक आपका बाउंस हो गया। अब रीजन क्या था? इनसफिशिएंट फंड। अब ये इनसफिशिएंट फंड का मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति ने आपको चेक इशू किया था, जिस व्यक्ति ने आपको चेक जारी किया था, उसके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे। इस रीजन की वजह से इनसफिशिएंट फंड करके ये रीजन देकर आपका जो चेक है वो क्या कर दिया गया? बोलो, बाउंस कर दिया गया। दैट मीन्स कि आपको आपके पैसे नहीं मिले। जो आपको पैसे वहां से आने थे, उस व्यक्ति ने जो आपको चेक इशू किया था, उस चेक के थ्रू आपको पैसे आने थे, बट वो पैसे आपको नहीं मिले। इसके पीछे का रीजन क्या था? इनसफिशिएंट फंड। डियर फ्रेंड्स, अब हमें यह समझना है कि जो चेक होता है, ये चेक बाउंस क्यों होता है, ये चेक डिसऑनर्ड क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। सबसे पहला जो रीजन है वो है इनसफिशिएंट फंड। अब ये इनसफिशिएंट फंड का मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति ने आपको चेक इशू किया है, उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा नहीं था, उसका अकाउंट पूरा नील था, जीरो था। तो इस रीजन की वजह से चेक क्या हो गया? बोलो, बाउंस हो गया। राइट, इसे कहते हैं इनसफिशिएंट फंड। अब दूसरा रीजन क्या है चेक के बाउंस होने का? दूसरा रीजन है टाइम वैलिडिटी। अब ये टाइम वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि जिस डेट को आपको चेक मिला है, जो भी डेट उस चेक पे मेंशन है, उस डेट से लेके अगले 3 महीने के अंदर उस चेक को आपको बैंक में डिपॉजिट करना था। लेकिन अगर आपने 3 महीने के बाद उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, तो इस रीजन की वजह से भी आपका चेक बाउंस हो सकता है, आपका चेक डिसऑनर्ड हो सकता है। अब तीसरा रीजन क्या है चेक के बाउंस होने का? तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है भैया ओवर राइटिंग। अब ये ओवर राइटिंग का मतलब क्या होता है? जब ये चेक बनाते हैं आप, या फिर कोई आपको चेक देता है, तो उस पर अगर ओवर राइटिंग हुई, दैट मीन्स कि सपोज आपने कुछ कटपीट किया है, या फिर आपने किसी वर्ड्स के ऊपर दोबारा वापस से पेन चलाकर दोबारा वापस उस वर्ड्स को रिपीट कर दिया है, किसी नंबर, किसी अमाउंट को लिखते समय उस अमाउंट के ऊपर दोबारा वापस से आपने कलम घुमा दी, राइट, पेन घुमा दिया, या फिर किसी नंबर को आपने चेंज किया, किसी लेटर को आपने चेंज किया, दैट मीन्स कि ओवर राइटिंग। तो ये रीजन हो सकता है चेक के बाउंस होने का। फ्रेंड्स, अब चौथा रीजन क्या है? चौथा रीजन है सिग्नेचर मिसमैच। अभी सिग्नेचर मिसमैच क्या होता है? बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से सिग्नेचर, बैंक के रिकॉर्ड में सिग्नेचर कुछ और दिख रहा है, और जिस व्यक्ति ने चेक इशू किया है, उस चेक के ऊपर उस व्यक्ति की सिग्नेचर कुछ और है। सो ये रीजन हो सकता है सिग्नेचर मिसमैच होने का। तो सिग्नेचर मिसमैच होने के रीजन की वजह से भी क्या होता है? चेक बाउंस और चेक डिसऑनर्ड हो जाता है। अब अगला पांचवा रीजन क्या है चेक डिसऑनर्ड या फिर चेक बाउंस होने का? तो पांचवा रीजन है मिसमैच ऑफ नंबर, अमाउंट और मिसमैच ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब दैट मीन्स कि सपोज जो हमने जो अमाउंट्स मेंशन की है वर्ड्स में और नंबर में, दोनों मिसमैच हो गया। दैट मीन्स कि वर्ड्स में कुछ और लिखा है और नंबर्स में कुछ और लिखा है। तो ये रीजन से भी क्या होता है? चेक बाउंस हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, अब हमें ये समझना है कि जिस व्यक्ति ने हमें चेक इशू किए थे और वो चेक तो बाउंस हो गया, वो तो चेक डिसऑनर्ड हो गया और हमें हमारे पैसे नहीं मिले। अब कानूनी प्रक्रिया क्या है, लीगल प्रोसीडिंग क्या है, जिससे कि हम उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति ने हमें चेक इशू किए थे और उसका चेक जो बाउंस हो गया था, उस व्यक्ति से हम कैसे अपने पैसे रिकवर करें। डियर फ्रेंड्स, जब आपका चेक बाउंस हो जाता है तो जो बैंक होती है वो बैंक आपको भेजती है बैंक मेमो। अब वो बैंक मेमो में क्या होता है? बैंक मेमो में जो बैंक है वो रीजन देती है, वो कारण बताती है कि चेक बाउंस क्यों हुआ, चेक डिसऑनर्ड होने का रीजन क्या था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये पाया जाता है कि जो चेक जो बाउंस होता है, जो चेक डिसऑनर्ड होता है, उसका रीजन होता है इनसफिशिएंट फंड। दैट मीन्स कि जिस व्यक्ति ने आपको चेक इशू किया था, जिस व्यक्ति ने आपको चेक जारी किया था, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। राइट, तो जो बैंक है वो एज ए एविडेंस, एज अ प्रूफ आपको डॉक्यूमेंट्स, आपको रिटर्न फॉर्म में आपको एक मेमो भेजती है कि भैया ये रीजन है, इस रीजन की वजह से वो चेक क्या हो गया? बोलो, डिसऑनर्ड हो गया है। तो उस मेमो को आपको अपने पास रखना है। डियर फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या है? जब आपको इस बात की सूचना प्राप्त होती है कि भैया चेक बाउंस हो गया, चेक डिसऑनर्ड हो गया, और आपको जब बैंक मेमो प्राप्त हो जाता है, तो उस डेट से, जिस दिन आपको बैंक मेमो प्राप्त हुआ, जिस दिन आपको बैंक मेमो रिसीव्ड हुआ, वो डेट से लेकर अगले 30 दिन के अंदर, उस डेट से लेकर अगले 30 दिन के अंदर आपको उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने आपको चेक जारी किया था, जिस व्यक्ति ने आपको चेक इशू किया था, उस व्यक्ति को आपको आपके वकील के द्वारा, आपके एडवोकेट के थ्रू आपको उस व्यक्ति को भेजना रहता है डिमांड नोटिस। अब ये डिमांड नोटिस का मतलब क्या होता है? लीगल नोटिस।
आपको उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करना है, सूचित करना है कि आपने हमें जो चेक इशू किया था, आपने हमें जो चेक जारी किया था, उस चेक को मैंने बैंक में जमा तो किया, बट मुझे मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए और वो चेक क्या हो गया, बोलो, बाउंस हो गया। और रीजन क्या था, इनसफिशिएंट फंड। तो ये सब आपको आपको उस डिमांड नोटिस के अंदर आपको मेंशन करना है और आपको उनको रिक्वेस्ट करना है कि भाई 15 अगले 15 दिन, जिस दिन आपको ये नोटिस प्राप्त होती है, आपको ये नोटिस जिस दिन रिसीव्ड होती है, उस दिन से लेके अगला 15 दिन के अंदर आपको उस चेक के अमाउंट को मुझे देना है। ठीक है, तो आपको उस डिमांड नोटिस में आपको रिक्वेस्ट करना है कि जो भी चेक की अमाउंट है जो बाउंस हो गई थी, उस चेक की अमाउंट आपको 15 दिन के अंदर आपको मुझे देना है। ठीक है, और ये जो आप डिमांड नोटिस आप जो ये भेजेंगे, आप अपने एडवोकेट, अपने वकील के थ्रू भेजेंगे। तो एडवोकेट और वकील के थ्रू भेजने से क्या होता है, एक इफेक्ट पड़ता है, एक प्रभाव पड़ता है कि भैया लीगल नोटिस आई है, दैट मीन्स कि हो सकता है कि आगे कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए। ठीक है, आगे माय डियर फ्रेंड्स, जब 15 दिन जब बीत जाते हैं, उसके बाद भी आपको पैसे नहीं मिलते हैं, दैट मीन्स कि 30 दिन के अंदर तो आपको भेजना है। जिस दिन आपका चेक बाउंस हुआ, डिसऑनर्ड हुआ, उस डेट से लेके 30 दिन के अंदर आपको डिमांड नोटिस, आपको लीगल नोटिस आपको अपने एडवोकेट के थ्रू भेजना है। उसके बाद उसमें आपको उनको एक्स्ट्रा 15 दिन का आपको उनको मोहलत देना, जब भी उनको वो डिमांड नोटिस रिसीव हो जाएगी, उस डेट से लेके अगला 15 दिन का उनको टाइम देना है आपको। ठीक है, और जब वो 15 दिन बीत जाता है, उसके बाद भी अगर आपको पैसा नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे, फिर आपको लेना है लीगल एक्शन, दैट मीन्स की लीगल इनिशिएटिव। ठीक है, तो वो 15 दिन जो आपने एक्स्ट्रा मोहलत दी थी, वो 15 दिन खत्म होने के बाद फिर आपको लेना है लीगल एक्शन। तो 15 दिन खत्म हो गए, उसके बाद अगले 30 दिन के अंदर, जिस दिन आपका वो 15 डेज आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगले 30 दिन के अंदर आपको लेना है लीगल एक्शन। अभी लीगल एक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको फाइल करना है कंप्लेन, कहां पर, बोलो, बिफोर मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो आपको न्यायालय में जाकर, कोर्ट में जाकर आपको कंप्लेन फाइल करना है। अभी जो कंप्लेन फाइल होगा, ये कौन से एक्ट और कौन से सेक्शन के तहत फाइल होगा, तो ये फाइल होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 138 में, सेक्शन 138 में। तो ये एक अपराध है, ये एक ऑफेंस है। ठीक है, चेक बाउंस होना, चेक डिसऑनर्ड होना, ये एक अपराध, एक ऑफेंस है। तो जैसे ही आप कंप्लेन, आप केस फाइल कर देते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष, मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने, तो होता क्या है, अब होता यह है कि भैया सामने वाली पार्टी जिसने आपको चेक इशू किया था, उसको कोर्ट क्या करती है, समन भेजती है। कोर्ट उसको बुलाती है कि आप आइए। ठीक है, आपके खिलाफ यहां पर केस फाइल हुई है, आपके खिलाफ यहां पर कंप्लेन फाइल हुई है, केस फाइल हुई है, राइट। तो आप आइए, जवाब दीजिए कि भैया ये चेक बाउंस क्यों हुआ, क्या रीजन था, आपने इनसे पैसे लिए थे, आपने पैसे क्यों नहीं दे रहे, तो इसका आप जवाब दीजिए। तो कोर्ट क्या करती है, सम्मन भेजती है। अब सम्मन भेजी, सम्मन गया, जिस पार्टी ने चेक इशू किया उसको सम्मन गया, सम्मन है वो कोर्ट के थ्रू गया। तो जब कोर्ट सम्मन भेजती है, तो बकायदा उस नोटिस के ऊपर कोर्ट अपना जो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर, जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, वो अपनी सिग्नेचर करते हैं, कोर्ट का सील ठप्पा रहता है। ठीक है, बकायदा किस कोर्ट ने भेजा है, वो कोर्ट का नंबर, वो कोर्ट का नाम, सारी चीजें वहां पे मेंशन रहती है। तो जब जो व्यक्ति जिसने चेक इशू किया रहता है, राइट, जो रेस्पोंडेंट होता है, ठीक है, जो रेस्पोंडेंट रहता है, जब उसको वो सम्मन मिलता है कोर्ट का, तो वो टेंशन में आ जाता है कि भैया कोर्ट से नोटिस आ गई है, कोर्ट से सम्मन आ गया है। ठीक है, तो फिर वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, थोड़ा सा एकदम टेंशन में आ जाता है पूरा कि भैया कोर्ट से नोटिस आया, कोर्ट से सम्मन आया। तो कभी कभी ऐसे ऐसे केसेस, कभी कभी क्या होता है, फिर भैया वो सामने वाला पार्टी डर के कभी कभी पैसे वो दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आपका फायदा हो जाए कि कोर्ट से नोटिस आया, कोर्ट से सम्मन आया, सामने वाली पार्टी को नोटिस सम्मन मिला, तो हो सकता है वो डर के आपका पैसा आपको दे दे। कभी कभी तो लीगल नोटिस, जो डिमांड नोटिस जो हम एडवोकेट के थ्रू भेजते हैं, उसमें भी कभी कभी पैसा मिल जाता है। अच्छा, फिर भी अगर पैसे नहीं दे रहा, सम्मन भेजने के बाद भी आपको पैसे आपके नहीं मिल रहे हैं, और वो कोर्ट में भी आके उपस्थिति अपनी दर्ज नहीं करवा रहा है, दैट मीन्स कि कोर्ट में अपनी अटेंडेंस नहीं दे रहा, जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं, तो अब होता क्या है, अब आप अपने वकील के थ्रू आप क्या करोगे, आगे की कार्रवाई आप प्रोसीड करवाओगे। अब सम्मन के बाद क्या होता है, वारंट निकल जाता है। अब वारंट में क्या होता है, पहले BW निकलता है, बेलेबल वारंट। अब बेलेबल वारंट में क्या होता है, पुलिस जाती है, जिस व्यक्ति ने चेक इशू किया उसके घर पे जाती है, उसको बोलती है भैया देखो आपका वारंट आ चुका है, आपको चलना पड़ेगा कोर्ट में। ठीक है, तो उनको सूचना दे देते कि भैया वारंट निकल चुका है, ठीक है, आप जाइए अपना बेल वगैरह करवा लीजिए। ठीक है, अभी BW है बस, ठीक है, तो आपको सूचना दे रहे कि भैया आपका वारंट निकला है। ठीक है,
तो अब वारंट निकलना मतलब कि भैया पुलिस आई घर पे, वारंट मतलब समझते हो गिरफ्तारी, लेकिन ये बेलेबल वारंट है, इसमें आपको तुरंत इमीडिएटली आपको जाना है, आपको बिल मिल जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा और बड़ा प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब जो जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया जिससे आपको पैसे आने थे, अब वो और टेंशन कि भैया वारंट निकल गया। तो क्या होता है फिर, कोर्ट के बोलते हैं कोर्ट के डर से, वारंट के डर से, तो वो क्या करता है, आपका पैसा आपको दे देता है। ऐसा होता है बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में, समन के स्टेज में पैसा मिल जाता है, वारंट के स्टेज में पैसा मिल जाता है, कभी कभी तो वो मैंने आपको कहा ना कि एडवोकेट के थ्रू आप लीगल नोटिस भेज दीजिए, वो वाले केस में कभी कभी पैसा मिल जाता है। अच्छा, उस व्यक्ति ने फिर भी आपके पैसे नहीं दिए, तो अब अगला प्रोसीजर क्या है, लीगल तरीका मतलब लाइक कानूनी जो प्रक्रिया है, अगला क्या है, अगला स्टेज क्या है, फिर कोर्ट क्या भेजती है, एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट भेजती है। अब नॉन बेलेबल वारंट में तो फिर क्या होता है कि भैया पुलिस को पावर मिल जाता है कि इनको अरेस्ट करके लेके आओ मेरे सामने। अब अरेस्ट किया मतलब एकदम डर गए पूरा एकदम कि भैया अब तो देना पड़ेगा, पैसा दे दो नहीं तो फिर अंदर जेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर भी नहीं दिया तो होता है क्या, फिर वो आएगा, फिर अपना बेल कराएगा, फिर कोर्ट प्रोसीडिंग चलेगा, ट्रायल चलेगी, ठीक है। तो फिर बाद में क्या होता है, फिर दोनों पार्टी के वकील बहस करते हैं, आर्गुमेंट्स होता है, फिर किसके पक्ष में कैसे क्या है, अपना डॉक्यूमेंट्स एविडेंस सबमिट करते हैं। तो उसके बेसिस पे क्या होता है, आपका तारीख लगता है, फिर आपका केस चलता है, फिर अपने आर्गुमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कानूनी प्रक्रिया है, राइट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है भैया, सेक्शन 138 के मैटर में, ठीक है, सेक्शन 138 के मैटर में क्या होता है, चेक बाउंस वाला पूरा केस चलता है। डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अगर जो चेक बाउंस वाला जो केस है, जो मैटर है, ठीक है, अगर आप जिसने चेक इशू किया अगर वो केस हार जाता है तो इसमें पनिशमेंट क्या है, फाइन क्या है, इसमें मैक्सिमम 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट है, जेल है, और जितने रुपए का जितने भी अमाउंट का जो चेक है उसका ट्वाइस, उसका डबल आपको एज अ फाइन, एज अ पेनल्टी आपको देना पड़ सकता है, या फिर दोनों। दैट मीन्स कि जेल भी और फाइन और पेनाल्टी भी। और ये ध्यान देना, चेक की जो भी अमाउंट है उसका डबल आपको फाइन पे करना पड़ेगा, डबल, उसका डबल डबल आपको देना पड़ेगा। और मैक्सिमम 2 इयर्स का जो है वो इम्प्रिजनमेंट और जेल होगी।